नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अभी समझ में आने लगा है कि महबूबा मुफ्ती जो पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रही थी, मैंने दोनों लेक्चर्स बनाए थे जिस समय महबूबा मुफ्ती हाई कोर्ट गई थी और हाई कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई थी कि मेरा पासपोर्ट जल्दी बनाया जाए। उस जल्दी बनने वाले पासपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था, हाई कोर्ट ने ये माना था कि ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का काम है, वो इसको करेंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ने हाई कोर्ट में ये जवाब लगाया कि चूंकि ये काम पुलिस का है और पुलिस को वेरिफिकेशन करना है और पुलिस का जो वेरिफिकेशन है वो पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये कह दिया कि महबूबा मुफ्ती संदिग्ध हैं और महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट या महबूबा मुफ्ती देश से बाहर जाना चाहती हैं और बाहर जाने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि ये एक मुस्लिम जगत की एक बड़ी ख़ास बात है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहा कि जब भी कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर या वहाँ का कोई राष्ट्रपति इस तरह के मामलों में फंसा तो वो कभी दुबई में जाकर बैठता है तो कभी यूएई में जाकर बैठता है। हालांकि ये केवल मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर का मामला नहीं है या मुख्यमंत्रियों का मामला नहीं है। हमारे यहाँ देश में नीरव मोदी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग, ये सब घोटाले करके विदेशों में जाकर बैठते हैं और अगर मामला ठंडा हो जाता है, वहाँ से दूर से बैठकर सेटिंग हो जाती है किसी तरह, तो देश में वापस आते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए, और अगर नहीं हो पाती है तो वहीं रह जाते हैं। इस बार महबूबा मुफ्ती के मामले में एक और नया खुलासा सामने आया है। ईडी ने सम्मन किया है। ईडी ने सम्मन किया है महबूबा मुफ्ती और उनकी माँ। अभी तक माँ का मामला कभी सामने नहीं आया था, लेकिन इस बार गुलशन नाजर, महबूबा मुफ्ती की जो माँ है, उनके खिलाफ भी सम्मन जारी हुआ। 15 अप्रैल को ईडी ने उनको अपने यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। अब पीडीपी का रोना स्वाभाविक था। मैं अभी बताऊंगा कि माजरा आखिर था क्या, उनकी माँ के पास ऐसा क्या मिल गया महबूबा मुफ्ती की, जिसकी वजह से उनकी माँ। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो पासपोर्ट का मामला था वो केवल महबूबा मुफ्ती का नहीं था। पासपोर्ट का मामला महबूबा मुफ्ती और उनकी माँ गुलशन नाजिर दोनों का था। दोनों ही देश छोड़कर बाहर जाना चाहते थे, जिसको उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रोक दिया, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने रोक दिया और जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने भी उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए महबूबा मुफ्ती और उनकी मां देश छोड़कर बाहर नहीं जा पाए। मामला है इस समय महबूबा मुफ्ती की मां को जो नोटिस हुआ है उसका एक विशेष कारण है। विशेष कारण है, एक डायरी मिली है। उस डायरी में जो एलिगेशन है वो ये है, उस डायरी के आधार पर जो एलिगेशन है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महबूबा मुफ्ती के साथ साथ उनकी मां भी इन्वॉल्व है। एक डायरी जो पुलिस के हाथ लगी है, वो डायरी ये कह रही है कि एक 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 काजी के घर से डायरी मिली है। कमाल की बात तो ये है कि ये उलेमाओं का, मुस्लिम जगत का, या ये जो जो इसमें बहुत बड़े रसूखदार लोग माने जाते हैं, इस्लामिक रिलीजियस रसूखदार, उनके यहाँ छापे के दौरान एक डायरी मिली। उस डायरी में कुछ पैसे चढ़े हुए हैं और उन पैसों का सोर्स पता है। फाइनली ईडी जो अभी संभावना जता रही है, ईडी का कहना यह है कि महबूबा मुफ्ती की मां के अकाउंट में महबूबा मुफ्ती के अपने बीइंग ए चीफ मिनिस्टर जो उनका अकाउंट होता है और उसमें कुछ डिस्क्रिशनरी फंड होते हैं। हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अपने डिस्क्रिशनरी फंड होते हैं, यानी कि उनके शुभ विवेक के फंड होते हैं, जिनको वो अपनी मर्जी से कहीं किसी की भी मदद करने के लिए खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई राहत देनी है, जैसे कोई व्यक्ति उनके पास डायरेक्ट टकरा जाता है, जैसे कोई ऐसी आपदा आई है जिसमें सिस्टम का मैकेनिज्म थोड़ा लंबा है, ऐसे सभी मामलों में राष्ट्रपति, गवर्नर
या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के अपने कुछ फंड भी होते हैं, उन फंडों से वो डायरेक्ट उनको पैसा रिलीज कर देते हैं। अब ये जो दुखियारी व्यक्ति है चीफ मिनिस्टर के पर्सनल फंड से, वो उनकी मां ही है। यानी कि उनकी मां के अकाउंट में लाखों रुपए चीफ मिनिस्टर के अपने व्यक्तिगत फंड से, यानी कि उसके जो डिस्क्रिशनरी फंड है उसके फंड से चीफ मिनिस्टर की मां के फंड में बहुत सारा पैसा आया। डायरी ने जब खुलासा किया तो उसके बाद ईडी ने उनके अकाउंटों पर होमवर्क करना शुरू किया और होमवर्क करने के बाद पता लगा कि चीफ मिनिस्टर के डिस्क्रिशनरी फंड से एक बड़ा अमाउंट उनकी मां को ट्रांसफर हुआ है। अब ईडी ये जानना चाहती है कि उनकी मां को ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी जिस आपदा की वजह से महबूबा मुफ्ती उनकी मदद करने में सक्षम नहीं थी, सरकारी पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया और क्यों ये सरकारी पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था। एक बात और है कि इस प्रकार पहले बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए गए होंगे। जैसे पीछे हमने जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मामला देखा। जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में फारूक अब्दुल्ला जिस समय वो चीफ मिनिस्टर थे, या उसके बाद वो जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, तो फारूक अब्दुल्ला के मतलब वो फारूक अब्दुल्ला ईडी के चक्कर में फंसे हुए थे और बड़ा अमाउंट जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले का निकला था। ऐसी लगातार वहां पर राष्ट्रपति शासन या वहां पर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, यूनियन स्टेट बनने के बाद वहां लगातार इस प्रकार के घोटाले होते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मोदी जी जिस समय 2014 का चुनाव लड़ रहे थे या उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का जब चुनाव चल रहा था, तो मोदी जी लगातार कह रहे थे कि 50 परिवार जम्मू एंड कश्मीर में हैं जो जम्मू एंड कश्मीर का गरीब आदमी का पैसा खा चुके हैं या खाते हैं, और उस गरीब आदमी को वो बेवकूफ भी बनाते हैं। और ये कह के बेवकूफ बनाते हैं कि आर्टिकल 370 है, तुम्हारी स्वायत्तता चली जाएगी, तुम्हारी स्वच्छंदता चली जाएगी, तुम्हारा जो कश्मीरी टैग है वो चला जाएगा, तुम्हारी इस्लाम चला जाएगा, कश्मीरी इस्लामियत चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे बातें ये पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जनता को बेवकूफ बनाते हुए करती रही। यहां तक कि आपको याद होगा कि बख्शी गुलाम मोहम्मद जिस समय वहां चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट, खत्म करने की रिकमेंडेशन भी ओरली कर डाली थी। उसके बाद खाने का रास्ता चूंकि वहां पर बहुत सारे थे, नेहरू की सहमति नहीं बनी और बख्शी गुलाम मोहम्मद भी बाद में रिकमेंडेशन नहीं कर पाए। और उसके बाद जो भी चीफ मिनिस्टर बैठे, केंद्र की सांठगांठ से, चूंकि वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल होता रहा जम्मू कश्मीर, जब भी जम्मू कश्मीर को पैसा जाता तो ऐसा संभव है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर खाते, और उन पर जिस समय इन्वेस्टिगेशन होना शुरू होता या उस पर CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वहां पर अगर उसका ऑडिट करना चाहता तो वहां उन लोगों के द्वारा 370 दिखा दिया जाता और कहा जाता कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि जो पैसा दिया गया जम्मू कश्मीर को, और हम सब जानते हैं कि किसी भी नॉर्मल स्टेट से बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 और 10 गुना पैसा जम्मू कश्मीर में गया केंद्र की सरकारों से। ये आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1947 टू टिल नाउ 2014 तक ऐसा होता रहा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी तो उन्होंने कहा हम आपको डायरेक्ट पैसा कुछ भी नहीं देंगे, आप प्रोजेक्ट बताइए, हम उन प्रोजेक्टों पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मोदी जी की उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ही वहां पर पावर हाउसों का निर्माण, वहां पर रोडों का निर्माण, वहां पर टनल्स का निर्माण, अंडरग्राउंड पास का निर्माण और जो भी प्रोजेक्ट थे उन प्रोजेक्टों पर सीधा केंद्र सरकार ने संज्ञान लेना शुरू किया और केंद्र सरकार ने सीधे उन प्रोजेक्टों पर काम करना शुरू किया था। कारण बस एक ही था कि स्टेट के पास पैसा जाता तो स्टेट मिल बांट कर खा लेता, अकाउंटों में से निकालकर अपने रिश्तेदार नातेदारों को बांट लेता, किसी मद में पैसा आता और किसी मद में निकालकर खर्च कर लेता, और जिस समय उसका ऑडिट होने का नंबर आता उस समय वो आर्टिकल 370 बाहर दिखा देते। यहाँ तक कि एक मामला तो अशोक कुमार का हमने सबने देखा होगा कि एक मामला तो ऐसा भी आया कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक बड़े अमाउंट कुछ पॉलिसीज के तहत, केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बैंक से पैसा निकालकर बांटा गया,
और जब रिकवरी का नंबर आया तो सरफेसी एक्ट जिस समय एसबीआई ने लगाना शुरू किया तो मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने यह कहा चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परमानेंट रेजिडेंट जम्मू कश्मीर की नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर में उसको पैसा वसूली का कोई राइट नहीं है। आप सोच सकते हैं कि किस स्तर पर घोटाले होते रहे होंगे। जम्मू कश्मीर बैंक जो आरबीआई तक में रजिस्टर्ड नहीं था, आरबीआई के नियम्स नॉर्म्स नहीं मानता था, वो जिस समय रजिस्टर हुआ तो पता लगा कि जम्मू कश्मीर बैंक के माध्यम से ये पैसा सब निकलता रहा और जम्मू कश्मीर बैंक का घोटाला इस समय देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक निकल कर आ रहा है। ईडी उस पर जांच कर रही है और ईडी की जांच के बाद बहुत लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बहुत कुछ उसमें चार्जशीट बनाई जा रही है। और ये जो रिसेंट मामला गुलशन नज़ीर का है, यानी कि महबूब मुफ्ती की मां का है, वो तो एकदम अद्वितीय है। उन्होंने किसी और के माध्यम से पैसा निकाले नहीं। चूंकि मोदी जी लगातार कह रहे थे कि परिवारों में ही पैसा बांटा जाता है, परिवार आपस में बांट लेता है, तो क्या फर्क पड़ता है, अपनी मां को निकाल अपनी मां के अकाउंट में डाल दो, पैसा तो अपना ही है ना। और 370 की वजह से वो ऑडिट भी नहीं हो पाएगा। शुक्र हो मोदी जी का 2014 में बैठने के बाद होमवर्क तगड़े से किया गया और 2019 की 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाया गया और बाकी राज्य के ऊपर लगने वाले सभी कानून जो बाकी राज्यों पर लगते हैं वो सारे कानून नॉर्मलसी में जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए। जम्मू कश्मीर की जनता के सामने ये एक अद्वितीय इलस्ट्रेशन आया कि जम्मू कश्मीर की जनता, जिसको बेवकूफ़ ये कह के बनाया जाता रहा हमेशा से कि तुम 370 हट जाएगा तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी और 370 हट जाएगा तो तुम खत्म हो जाओगे, कश्मीरियत चली जाएगी और तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें जो राज्य सरकार करती रही या वहां के जो 50 पॉलिटिशियन परिवार हैं करते रहे, आज समझ में आने लगा है कि उन परिवारों ने क्या नहीं किया। उन परिवारों ने जम्मू कश्मीर में आम आदमी का निवाला खुद को खाकर, और परिवारों को, किसी के दुबई में परिवार रहते हैं तो किसी के इंग्लैंड में रहते हैं। शेख अब्दुल्ला का परिवार यानी कि फारूक अब्दुल्ला और बाकी अब्दुल्ला परिवार वो सारा इंग्लैंड में रहता है और महबूब मुफ्ती भी यहाँ से निकलने की फिराक में थी कि वो किसी तरह यहाँ से चली जाए और वो जो भी उसने घोटाले किए हों उस पर भारत सरकार का हाथ ना पहुँच पाए। शुक्र हो भारत सरकार का कि उसने पासपोर्ट ही नहीं इशू किया, भले ही हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचने वाला है, पहुंच चुका है। इसलिए देश की आज की सरकार को साधुवाद कहना चाहिए कि उसने नॉन टॉलरेंस पॉलिसी ऑन करप्शन अडॉप्ट किया है और वो किसी भी हालत में किसी भी दल को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी वो अवसर नहीं देना चाहते कि वो आज देश से बाहर भाग कर जाए और वहां से प्रोपेगेंडा करके देश को डिस्टर्ब करे और एक दिन देश उनकी वजहों से सफर करे। मुझे लगता है कि आज महबूब मुफ्ती और पीडीपी जो चिल्ला रही है उसका कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं क्यों? क्योंकि एक ही जवाब सबके पास रहता है, पॉलिटिकल रिवेंज में ऐसा किया जा रहा है। और ये 2019 के बाद ये जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार चला रही कि नेताओं को अंदर कर रही है। अरे भैया, नेताओं ने घोटाले किए हैं तो आम आदमी अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाने वाले नेता ही होंगे। और आप लोग तो महान नेता रहे हैं, आप तो पैसा डिस्पर्स करके आतंकवादियों को भी सप्लाई करते रहे हैं। आप तो वो लोग रहे हैं जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए आपके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है वो मोदी ही कर सकता था। क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच।